हाँ, यहाँ आज हम देखेंगे सबसे पहले सोल्डर आयरन की प्रैक्टिस किस प्रकार से की जाती है। ये अपने सामने जो भी स्टेप ये रखे हुए उपकरण वगैरह, जिसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सोल्डर आयरन कहलाता है। सोल्डर आयरन का इस्तेमाल सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। किसी भी सर्किट में, प्लेटों में, पीसीबी में या किसी वायरों को जोड़ने के लिए सोल्डर आयरन का यूज करते हैं हम। इसको सोल्डर आयरन बोला जाता है। ठीक है। अब इस सोल्डर आयरन को एसी के माध्यम से गर्म करके हीट दी जाती है, तो ये हीट हो करके फिर काम करने लगता है। लेकिन इसके साथ ये अकेला यूज नहीं होता, इसके साथ दो चीजें और इसके साथ चलती हैं, जो कि ये सोल्डर वायर है। ठीक है। ये सोल्डर वायर के माध्यम से पिघलता है और सोल्डिंग जहां करना हो वहां इसके द्वारा सोल्डिंग की जाती है। और इसके साथ एक लगता है पेस्ट, इसको पेस्ट बोला जाता है। पेस्ट, ये पेस्ट होता है। पेस्ट की आवश्यकता हमें वहां पड़ती है जहां पर यदि किसी वायर पे, कंपोनेंट्सों पे कार्बन है या अच्छे से सोल्डिंग नहीं हो पाती है, तो बहुत अच्छी सोल्डिंग, मजबूत सोल्डिंग या कार्बन वाली सोल्डिंग हटाने के लिए इसका पेस्ट लगा करके उस चीज का हम यूज करते हैं। ये टॉक्सिक होती है, पीनट बटर समझ के खा न ले। हाँ, ऐसा ये ध्यान रखेंगे इसका आप। ठीक है। तो इस प्रकार से सोल्डर आयरन में तीन चीजों की जरूरत पड़ती है: सोल्डर आयरन, सोल्डर वायर एंड पेस्ट। ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे इन चीजों का यूज, सोल्डर आयरन का यूज किस प्रकार से किया जाता है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल जो करने जा रहे हैं वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का इंट्रोडक्शन मैं करवा दूं। रेक्टिफिकेशन मींस एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने की जो मेथड है, कन्वर्ट करने का जो स्टेप या उपकरण जो हम बनाते हैं, उसको रेक्टिफायर कहा जाता है। एक तरह से वेरिफिकेशन प्रोसेस। बिल्कुल, जो जिसका हम वेरिएशन करते हैं, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में चेंज करते हैं। तो ये रेक्टिफायर जो होते हैं, इसके माध्यम से ही पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काम करता है। रेक्टिफायर के बगैर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काम नहीं करेगा। जब तक कि वो डीसी सप्लाई कन्वर्ट होकर हमें प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम कोई भी सर्किट का यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए रेक्टिफायर के लिए हमारे लिए दो तीन प्रकार के रेक्टिफायर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना। दो तीन प्रकार के जो रेक्टिफायर होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला रेक्टिफायर आता है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की मैं जानकारी दे दूं। हाफ वेव रेक्टिफायर एक सिंगल डायोड वाला रेक्टिफायर होता है, जिसमें एक सिंगल डायोड हम यूज कर करके उस रेक्टिफायर के लिए एक सिंगल डायोड, एक ट्रांसफार्मर प्लस एमएफडी कंडेंसर, इनके माध्यम से हम कंप्लीट सर्किट का रेक्टिफिकेशन, एक रेक्टिफायर तैयार करते हैं। ठीक है। रेक्टिफायर एक हाफ वेव होता है, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर होता है, तीसरा ब्रिज टाइप का रेक्टिफायर होता है। हम तीनों प्रकार के रेक्टिफायरों के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम रेक्टिफायर जो हाफ वेव है उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, ये इसमें हम दोनों चीजें जानेंगे। रेक्टिफायर का प्रैक्टिकल भी देखेंगे, प्लस सोल्डर आयरन चलाने की मेथड भी जानेंगे कि किस प्रकार से पकड़ा जाता है और किस प्रकार से चलाया जाता है। सबसे पहले इसको हम एसी पे लगाएंगे, एसी वायर कनेक्ट करेंगे। एसी वायर कनेक्ट करने के बाद ये आयरन को स्टैंड पे रख देंगे, क्योंकि ये गर्म होना चालू हो जाएगा। तो ये स्टैंड पे हम रखते क्यों है? इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे सारी तरफ उपकरण रखे रहते हैं, पीसीबी होती हैं, किसी प्रकार से नुकसान ना हो, कोई भी चीज यहाँ वहां पिघले ना, चलाते समय किसी प्रकार का नुकसान ना हो, साथ में हमारी सिक्योरिटी भी रहे, हमारी सुरक्षा भी बनी रहे। इन सभी को देखते हुए स्टैंड का होना बहुत ही आवश्यक होता है। इस आयरन को कभी भी ऐसे कहीं भी नहीं रखा जाता, नहीं तो वह चीज जल जाएगी, कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा स्टैंड का यूज हमेशा ही करें। ठीक है ना। तो देखेंगे हम। तो ये आप किधर भी कुछ भी चीज रख देंगे, इतना गर्म होती है कि कुछ भी पिघला सकती है। बिल्कुल पिघला सकती है। टेबल पे रहेगी, टेबल जला सकती है। आयरन और दूसरे प्रोडक्ट है तो उनको नुकसान पहुंचा सकती है। हमारी केबल नुकसान पहुंच सकती है यदि जरा सा उसके संपर्क में आएगी तो। ठीक है। अब ये आयरन हल्का हल्का गर्म होना चालू हो गया है। ये ट्रांसफार्मर है, ये जो देखेंगे आपको, ये ट्रांसफार्मर है।
ट्रांसफार्मर का यूज या डेफिनेशन ये होती है कि ये वोल्टेज का ट्रांसफर करता है। मतलब इसमें दो वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग में हम हमेशा एसी वोल्टेज देते हैं। कोई भी ट्रांसफार्मर हो, हर ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग निश्चित होती है कि वहां पर एसी वोल्टेज हमेशा ही दिया जाता है। यदि सेकेंडरी वाइंडिंग का डिफरेंस जो होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग हमारे सर्किट के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारा सर्किट कितना वोल्टेज लेना चाहता है, क्योंकि हर सर्किट अलग अलग वोल्टेजों के आते हैं। कोई 9 वोल्ट, कोई 12 वोल्ट, कोई 20 वोल्ट, कोई 110 वोल्ट, तो कई प्रकार के वोल्टेजों के आते हैं। तो जो भी परिवर्तन होता है सेकेंडरी वाइंडिंग का होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब भी मार्केट से हम यदि लेते हैं ट्रांसफार्मर तो हमें सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज को बता करके ही लेना पड़ता है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग निश्चित होती है। प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा प्राइमरी 220 वोल्ट ही जाती है। पर सर मैंने तो ट्रांसफार्मर कुछ बड़े बड़े भी देखे हैं, बहुत ज्यादा बड़े। हाँ, तो वो क्या, कैसे? काइंड्स ऑफ ट्रांसफार्मर जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं ट्रांसफार्मर वह होता है हाफ वेव, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, ऐसे कई प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं जिनका हर प्रकार से उनका अलग अलग यूज अलग अलग जगह किया जाता है। पर ये मतलब जैसे कि आपने कहा कि आप काफी सारे टाइप्स होते हैं और हम ये छोटी वाली ट्रांसफार्मर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं वैसे? ट्रांसफार्मर ही बोला जाता है। ये छोटा है बड़ा इसके एम्पियर पे डिपेंड करता है। अच्छा। बड़े ट्रांसफार्मर बड़ा एम्पियर रहता है, छोटा ट्रांसफार्मर छोटे एम्पियर का होता है। जहां सर्किट में कम एम्पियर की जरूरत है, कम वोल्टेजों की जरूरत है, उस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। हाँ, ठीक है ना। तो ये मतलब कहाँ किस चीज में इस्तेमाल? इसका इस्तेमाल चार्जर बनाते हैं, चार्जर सर्किटों के लिए यूज होते हैं, स्टेबलाइजर वगैरह में यूज होते हैं, इन्वर्टरों में यूज होते हैं, टीवी सर्किटों में यूज होते हैं। बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जहां पर हम इनका यूज करते हैं। ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसको किस प्रकार से रिपेयरिंग करेंगे, किस प्रकार से हम बनाने का सीखेंगे। ये आयरन गर्म हो चुका है। अब गर्म होने की पहचान कैसे करेंगे, सोल्डर वायर लेंगे, सोल्डर वायर को यहाँ पिघलाएंगे हम इस प्रकार से, तो ये पिघलना चालू हो जाएगा, समझ जाइए गर्म हो गए। ये तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्यूम्स निकल रहे हैं, धुआं निकल रहा है, ये गर्म होना चालू हो गया। ठीक है ना। इसके बाद जो अंदर जो काफी बन जाता है, इसको हम हल्का सा ऐसा करके, बहुत ज्यादा इसको प्रेस नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे आयरन का फिलामेंट खराब होने का चांस रहता है। इसलिए बहुत ही हल्के हाथों से, यदि कुछ ज्यादा लेयर बन जाती है तो उसको हल्के हाथों से हम निकाल सकते हैं। और जो भी लेयर यदि नीचे गिरती है उसको इसका विशेष ध्यान रखें कि ये लेयर कहीं भी आपकी यहाँ वहां ना गिरे, नहीं तो किसी भी पीसीबी में जाकर के उसको शॉर्ट कर सकती है। ठीक है ना। अब काफी एक डेंजरस अपैरेटस है। हाँ, इसे बहुत ही ध्यान से आपको इस्तेमाल, सावधानी पूरी रखना पड़ती है। केवल ये है तो बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ सावधानी की ही आवश्यकता है। इसमें सावधानी ही सबसे बड़ी चीज है। ये स्किन के ऊपर भी रिएक्ट, हाँ, मतलब सभी चीजों में थोड़ा सा ध्यान ही रखना पड़ता है। बाकी इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि डरने की जरूरत है कि हम डर के चलाएं, बिल्कुल निष्फिक्र होकर चलाइए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी सावधानियां, इसके यूज करने के तरीके, जितने भी यूज करने के जो भी तरीके हैं, इन तरीकों में इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ पर रेक्टिफायर जो पहले से बना हुआ उनको सभी को अलग अलग करेंगे पिघलाते हुए। एक पकड़ने का तरीका मैं आपको बता दूं रेक्टिफायर के, कई लोग गलत तरीके से पकड़ते, ऐसे रेक्टिफायर ऐसे पकड़ते आयरन को, जबकि ये तरीका नहीं होता आयरन पकड़ने का। कई ऐसे पकड़ते आयरन को, ये भी तरीका नहीं होता आयरन पकड़ने का। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है ऐसे कर करके इसको इस तरीके से बिल्कुल पेन के माफिक इसको पकड़ना पड़ता है। इस लीड हमारी ऊपर रहना चाहिए हाथ के ऊपर, और कवर्ड ऐसे होना चाहिए। इस प्रकार से आयरन को पकड़ा जाता है। ठीक है ना। अब इसका हम प्रैक्टिस दिखाते हैं पिघलाने की। पिघला के निकालेंगे कंपोनेंट जो पहले से बना बनाया रेक्टिफायर। ये पिघल के निकल रहा है, ये निकल रहा है। ये मैं बता दूं ये पूरा आपका निकल चुका है। यहाँ से रेक्टिफायर के पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए गए हैं। ठीक है। अब ये जो भी इसके उपकरण के पार्ट्स हैं इनको लगाएंगे हम। तो हम यहाँ सारे वायर्स जो है उसे पिघला के निकाल रहे हैं। पर हम ये मतलब पिघला के क्यों करते हैं, हम ये काट नहीं सकते? नहीं, क्योंकि क्या होता है, हर चीजों को काटा नहीं जा सकता है,
उसका ये देखा जाता है कि पॉइंट कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना यूजेस है, उस प्रकार से हम इस कटर का यूज करते हैं। यदि ज्यादा बड़ा है तो कटर के माध्यम से उसको काट के हम छोटा कर सकते हैं। ये सर्किट में लगाते समय इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। और जब आवश्यकता नहीं है, छोटे पार्ट्स हैं, छोटे इलेक्ट्रोड हैं, तो उनको काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि कोई कंपोनेंट हमें लगता है कि यार ये बड़ा है, तो हल्का सा इसको हम इस प्रकार से काट सकते हैं। यहाँ से ऐसा लेंगे कटर के माध्यम से और ये काट के अलग कर सकते हैं इस प्रकार से। यह कोई ज्यादा कार्बन वाला है, जहां नहीं पकड़ता है, थोड़ा सा उसको घिस सकते हैं, या हल्का सा इसको काट सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोड पूरा कंप्लीट है, ना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ना ज्यादा छोटा है, तो उसको हम किसी प्रकार से ना काटेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस इसकी सोल्डिंग करना चालू कर देंगे। बस आयरन इसी प्रकार से पकड़ना, जैसे मैंने पहले बता चुका हूं इसमें, पेन की तरह। हाँ, याद रखें, पेन की तरह पकड़े, ना कि चाकू की तरह। ये पकड़ना चालू हो गया है। पहले से इसकी सोल्डिंग को हम साफ कर लेंगे। ये सोल्डिंग साफ हो गई है। इसके बाद ट्रांसफार्मर जो भी पॉइंट होते हैं, इन पे हम लगाना चालू करेंगे। ये पर ये आपने क्या लगाया अभी कुछ नहीं लगाया है। अभी सिर्फ इसमें क्या था, पहले से ही लगाया सोल्डर है, तो उसी को हम पिघला सकते हैं। तो आपने क्लीनिंग किया है? क्लीनिंग की है, हाँ। यदि यहाँ पे सोल्डर नहीं होता तो हल्का सा हम ऐसा लगा के इसको अच्छा बना सकते थे, ऐसा भी बना सकते हैं, ये यदि वहां सोल्डिंग की आवश्यकता हो तो। और आपको अच्छा करना है, थोड़ा सा आप पेस्ट लगा के, ये पेस्ट लगा सकते हैं ऐसे, तो इससे और अच्छी शाइनिंग आ जाएगी और मजबूती आ जाएगी। कार्बन होगा तो और क्लियरिटी हो जाएगी। तो जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप झंडू बाम लगाते हैं तो आपकी दिमाग की स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जैसे पेस्ट लगाते हैं तो आपकी जो पेस्टिंग की जो प्रक्रिया या प्रोसेस है वो एक्सेलरेट हो जाती है। ये ठीक है ना। इसके बाद डायोड लगाएंगे। ये डायोड में पहले आपको प्लस माइनस बात कर चुके हैं, जिस समय फर्स्ट स्टेप बताया गया था कंपोनेंट्सों के, उस समय एनोड कैथोड प्लस प्लस माइनस देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर 3 वाइंडिंग 3 पॉइंट दिए गए हैं। यदि 3 पॉइंट वाला ट्रांसफार्मर है तो इसमें से कोई भी हम एक साइड वाली टेपिंग छोड़ेंगे, ठीक है, और एक टेपिंग के माध्यम से हम यूज करेंगे। ये लगा दिया हमने एक साइड का डायोड का पॉइंट, जी ठीक है। ये तो एकदम जादू की तरह। हाँ, ये आपका एक पॉइंट लग गया डायोड। डायोड के बाद तो ये पिघल तो जाती है, मतलब आप चिपका तो देते हो, लेकिन सूखने के लिए आपको इंतजार करनी पड़ती है? नहीं, ज्यादा बिल्कुल इंतजार ऐसा नहीं होता। हल्का सा बिल्कुल लगाते ही साथ ही आयरन को दूर कर दे और थोड़ा सा इसको पकड़े रखें, तो ताकि वो अच्छे से दब जाता है और हल्की थोड़ी देर में ही, कुछ सेकेंडों में वो फर्स्ट क्लास होल्डिंग जमा हो जाती है, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद यहां से जो हमको धारा मिलेगी, यहाँ AC है, अब यहाँ से पॉजिटिव की प्लस DC यहाँ प्राप्त होगी। ये यहाँ ट्रांसफार्मर AC बनाया, इस डायोड ने AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट कर दिया डायोड के जरिए। हाँ, अब इस सप्लाई को फिल्ट्रेशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिल्ट्रेशन नहीं करेंगे, यदि शुद्ध DC नहीं बनाएंगे तो सर्किट में रिस्पांस नहीं मिलता है और फॉल्ट बनने चालू हो जाते हैं। इसलिए फिल्ट्रेशन करने के लिए हमारे पास डायोड हैं। ये 2 प्रकार के हमारे पास कंडेंसर रखे हुए हैं। एक ये बड़ा कंडेंसर है, एक ये छोटे कंडेंसर हैं, जो कि वैल्यू के हिसाब से आते हैं। ये सर्किट के हिसाब दिखा जाता है कि कौन सी वैल्यू का लगना है, उस प्रकार से हम इस रेक्टिफायर पर लगा सकते हैं। अब इसमें प्लस और माइनस का ध्यान रखा जाता है। ये माइनस सिरा है, ये प्लस सिरा है, तो यहाँ से जो प्लस पॉइंट मिल रहा है तो हम यहाँ पे इसके प्लस सिरा पे जोड़ देंगे। ये जुड़ गया, ठीक है। जुड़ने के बाद अब यहां से थोड़ा सा डिस्टेंस जो बचता है, इसके लिए हम एक वायर यूज कर सकते हैं, सोल्डर। ये वायर यूज करने के पहले मैं एक और पूछना चाहूंगा। हाँ, आपने ये कंडेंसर हवा में लटकाया हुआ रखा हुआ है। हाँ, इज इट सेफ? क्या ये सेफ है?
नहीं, क्या होता है, ये सिर्फ अभी प्रैक्टिकल, ओपन प्रैक्टिकल है, इसलिए ओपन प्रैक्टिकल में हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। लेकिन जब इनका सर्किटों में यूज होता है तो एक बना बनाए एक निश्चित जगह ट्रांसफार्मर होगा, निश्चित जगह डायोड होंगे, एक मतलब एक फिक्स तरीके से काम होता है जहां पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। लेकिन कुछ सर्किटों में यदि हम ओपन टाइप से लगाते हैं, जैसे रेडियो या कुछ भी चीज हम बनाते हैं, तो सर्किटों में भी हम इसको एक सिक्योर करके ही काम करेंगे। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ये शॉर्ट होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं, है ना। इसके लिए इसका विशेष ध्यान रखना हमको। तो जैसे कि आपने सुना कि ये एक बहुत ही मतलब एक फिक्स प्रोपोर्शन में होती है कि मतलब आपका कंडेंसर यहीं बैठेगा, आपका ट्रांसफार्मर यहीं बैठेगा। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप जब फिक्स काम कर रहे हैं तो आप अदला बदली ना करें। सिंस अभी हम एक ओपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं एक डेमो की तरह, तो हम ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट माइनस लेना है तो इसका बीच वाला पॉइंट कॉमन होता है। कॉमन के लिए वायर जैसे बड़ा है तो अब यहाँ पे कटर से हम पुरानी सोल्डिंग भी है तो इसको हटा सकते हैं, कार्बन वाला है तो इसको दूर कर सकते हैं, इस तरीके से काट सकते हैं इसको। आपको वायर कटर में भी सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, एक ये वायर हो गया, दूसरा वायर भी हमारे पास है। ये वायर बेसिकली कॉपर के होते हैं, तार के होते हैं? ये दोनों प्रकार के वायर आते हैं, कॉपर भी आता है और एल्युमिनियम भी आता है। ये क्वालिटी चलती है दो प्रकार की। तो अभी फिलहाल हम कौन सा एल्युमिनियम यूज? एल्युमिनियम है, हाँ। कॉपर मेरे ख्याल में बड़े कंस्ट्रक्शंस वगैरह में इस्तेमाल होता है ना? ये अच्छी जगह उसको यूज करना है। हाउस वायरिंग है, मोटर वायरिंग है और भी बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जहाँ पे इसका यूज भी होता है। ट्रांसफार्मर आते हैं, कॉपर के भी आते हैं, एल्युमिनियम के भी आते हैं, ये क्वालिटियां रहती है इसमें। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने वायर स्ट्रिपर से उसके ऊपरी भाग निकाल दी है जिसके जरिए हम ये वायर निकाल, थोड़ा सा इसमें हम पेस्ट लगा सकते हैं जिससे अच्छी सोल्डिंग होगी। जैसे आप देख रहे हैं हमने पेस्ट लगा दी इसमें। ये पॉइंट बन गया। ये दोनों साइड पॉइंट बनाना जरूरी होता है। ये क्यों जरूरी होता है? यदि पॉइंट नहीं बनाएंगे तो इसमें एक तो मजबूती नहीं आएगी और दूसरी चीज इसके पॉइंट बिखर जाएंगे तो यहाँ वहां टच होंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि इसको परफेक्ट पॉइंट बना करके ही लगाएं। तो यहाँ पर हम कॉमन पॉइंट पे इसको सोल्ड कर देंगे। इस तरीके से इसको सोल्ड कर दिया और इसके बाद दूसरे पॉइंट को ये बन गया हमारा रेक्टिफायर, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो। तो ये हमारा रेक्टिफायर। हाँ, तो हमने आज रेक्टिफायर के बारे में जाना, ट्रांसफार्मर के बारे में भी जाना और उसमें वायर स्ट्रिपर कैसे इस्तेमाल करते हैं या सोल्डरिंग आयरन किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी चीजें हमने जाना। तो यहाँ पे एक और चीज थी कि मतलब रेक्टिफायर कहाँ हुई, मुझे वो समझा नहीं। रेक्टिफायर मतलब ये हुआ, यहाँ एसी थी, इस एसी को यहाँ पे डीसी कन्वर्ट किया गया। डीसी कन्वर्ट होने के बाद इसको हमने क्या डायोड कंडेंसर लगा के इसको फिल्ट्रेशन कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फिल्ट्रेशन होना चालू हो गया। तो यहाँ पर ये रेक्टिफायर की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। हाँ, मल्टीमीटर क्या होता है? मल्टीमीटर का यूज ये होता है कि जैसे कि यहाँ पर हमने जो रेक्टिफायर वगैरह बनाया है ना, तो रेक्टिफायर हम चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग होती है, यहाँ से हम देख सकते हैं कितना वोल्टेज यहाँ मिल रहा कि नहीं मिल रहा। अब ये चीज अभी ओपन सर्किट है, जब कंप्लीट सर्किटों में किया जाता है तो इसकी मैं जानकारी देना उचित समझता हूँ कि इसको आप चेक कर सकते हैं डीसी वोल्टेज पर लगा करके, ठीक है ना। ऐसा होता है वो मल्टीमीटर, हाँ यहीं पे होगा, यहाँ डीसी में लगा के। जो मल्टीमीटर के विषय में पहले नेक्स्ट में बात कर चुके, डीसी एसी कहाँ होता है, उसमें लगा करके हम यहाँ पर
वोल्टेज चेक कर सकते हैं, है ना। तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो हमने किया है वो कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है, ओके। तो जैसे कि अभी हम देखें कि मल्टीमीटर का भी चेकिंग कैसे करते हैं, तो वैसे तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी कि मल्टीमीटर का चेकिंग वगैरह किस तरह करते हैं, पर अभी यदि आप देखना चाहते हैं तो हम फिर करके दिखाएंगे। ये देखिए आप इस तरीके से यहाँ लगा के हम देख सकते हैं ऐसे वोल्टेज, जो भी वोल्टेज मिलेगा, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर आ रही है, ये इस तरीके से आप वोल्टेज चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने मल्टीमीटर का भी चेकिंग कर ली है। तो इसका मतलब काफी सारे चीजें हमने आज रेक्टिफाई की तरह रूप में की है। यहाँ हमने और भी कंपोनेंट्स के बारे में जाना जो इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी हद तक रेगुलरली इस्तेमाल होते हैं। तो आगे हम और भी चीजें जानेंगे और प्रैक्टिकल्स करेंगे। आगे आपसे मिलते हैं, धन्यवाद।